हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जेईई मेन क्रैश कोर्स का डे 3 है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म पार्ट 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आइसोमेरिज्म पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके अलावा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को किया था और उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा था। आज हम पार्ट 2 में करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे, आज हम इसको एंड करने वाले हैं आइसोमेरिज्म पार्ट 2 को। मेरा कोशिश रहेगा कि हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर ले, और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो भी हम आगे कोशिश करेंगे इन फ्यूचर ट्राई करने के लिए जो भी हमारा छूट जाता है, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। आप सभी जानते हैं जेईई मेंस के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, जनवरी अटेम्प्ट आने वाला है। आपके पास मुश्किल से 1.5 मंथ्स है और अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है कराने के लिए, तो दैट्स वाई हो सकता है कि एक आध टॉपिक छूट भी जाए, बट मेरी कोशिश रहेगी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आज हम कवर करवा सके इस सीरीज में। तो जुड़े रहिए हमसे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म पार्ट 2 में हम जहाँ से कल छोड़े थे उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ लिया था, वो होता था डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, जिसमें हमने सिस ट्रांस को पढ़ा, ई एन जेड को पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली आपका होता है कायरल कार्बन की वजह से। यहाँ हमें कायरलिटी चेक करनी होगी कार्बन की, और कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिसमें 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं कार्बन से, ठीक है। कार्बन के साथ चार ग्रुप जुड़ सकते हैं ना, वो चारों डिफरेंट होंगे हमारे, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड का चक्कर नहीं होगा, ठीक है, इसको हम आराम से समझेंगे। और आइसोमेरिज्म आपको पता ही है, जहां पर हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स तब शो करते हैं जब उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। यहाँ पर अरेंजमेंट में डिफरेंस है, ठीक है ना। अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हम बेसिकली इसको पढ़ने वाले हैं, तो इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिए। स्टीरियोआइसोमेरिज्म दैट डिफर्स इन देयर बिहेवियर in rotating the plane of polarization of plane polarized light either in magnitude or direction called as optical isomers। या ऐसे भी बेसिकली इसको भी पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, इसमें PPL यानी प्लेन पोलराइज लाइट को हम समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट के बाद जो भी हमारा सब्सटेंस होता है जो रोटेट कर जाता है वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। वो हम आगे अभी इसके बाद करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उससे आपको ज्यादा समझ आएगा ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती ही क्यों है? तो ये क्यों होती है बेटा? इन ऑर्डर टू एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। अब कायरलिटी के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। So this term has been recently used to describe such molecules as have no elements of symmetry। वही चीज बताया ना, कोई सिमेट्री नहीं होगी। जब चारों डिफरेंट ग्रुप होंगे तो सिमेट्री हुई नहीं। Thus asymmetrical molecules are also called chiral molecules and optical activity is attributed to certain chiral centers in them। ठीक है, तो बेसिकली कायरल सेंटर हमसे समझना है, ठीक है। जहाँ कायरल कार्बन होगा, ऐसे हम पूरे ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ कायरल सेंटर होता है। अब कायरल सेंटर क्या होता है? अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स, ठीक है, एटम्स या ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कायरल सेंटर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ ये कायरल सेंटर है, ये 4 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया ग्रुप, ठीक है। यहाँ CH3 जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ अल्कोहल जुड़ गया। तो यहाँ 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो चारों अलग अलग हैं। तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा कायरल कार्बन होगा, और जहां कायरल कार्बन होगा यही सेंटर हमारा कायरल सेंटर हो जाएगा। तो आप कायरलिटी समझ गए ना, जैसे इस टाइप से हो, ठीक है, CClOH, यहाँ पर आपका हो गया मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये कायरल होगा ना, क्योंकि सब अलग अलग है। अगर ये सेम हो गया, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर मैं इसको रख दूं CH3 को या Cl को, तो क्या ये अब कायरल होगा? नहीं। अब कायरल क्यों होगा? अब तो ये सेम हो गया, Cl आ गया, तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, कायरलिटी आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ये चीज आप भूल नहीं सकते, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखो, CH3 CH3 2H5 Br 2 ब्रोमोब्यूटेन का
तो यहाँ पर देखो कायरल कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, और ये वाला H जो है ऊपर जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, अब अगर इसमें भी 2-3 चीजें आपको याद रखनी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जब हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम पोलराइजेशन के बारे में समझ लेते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक मान लीजिए एक लाइट सोर्स, एक बल्ब रखा हुआ था। ठीक है, बल्ब, जलती हुई लाइट वाला बल्ब। ठीक है, बल्ब था मान लीजिए, ये मैंने सिर्फ मानने के लिए कहा है, वहां से लाइट आ रही है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। क्या है? ऑर्डिनरी लाइट। अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन अपना खुद का है। ठीक है, अभी तक तो ऑर्डिनरी लाइट है ना, अभी तक हमने इसे पोलराइज नहीं किया है। यहां हमने लगा दिया पोलराइजर पीपीएल के लिए। किसके लिए? पीपीएल के लिए। पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट। अब यहां से जब लाइट जाएगी इससे होकर, इससे जब ट्रांसमिट होके जाएगी तो प्लेन पोलराइज लाइट पे पहुंचेगी। ठीक है, और यहां से जब लाइट जाएगी तो वो वेव्स की फॉर्म में जाएगी। किस फॉर्म में जाएगी? वेव्स की फॉर्म में, यानी ऐसे जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, पूरा एक डायग्राम अगर मैं कराने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं सिर्फ शॉर्ट में अभी आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से एक वेव की फॉर्म में जाएगी। ठीक है, लाइट, और उस फॉर्म में जाकर फिर वो यहाँ पर हम चेक करते हैं। कहाँ पर? इसमें, इस एक कंटेनर टाइप में ट्यूब होती है हमारी बेसिकली, इसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं सब्सटेंस की। ठीक है, इस ट्यूब में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू ये जाएगा, तो अगर ये रोटेट हो गया, अगर तो ये रोटेट हो गया तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, नहीं हुआ तो अदरवाइज नहीं है, यानी इसका एंगल 0 डिग्री आ रहा है अगर। ठीक है, अगर इसका रोटेटिंग एंगल 0 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एनालाइजर ने एनालाइज कर लिया है, उसने देख लिया है कि ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव को आगे हम और पढ़ेंगे, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है ऑप्टिकल इनएक्टिव के लिए। ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है? जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं पोलैरिमीटर के बारे में। तो पोलैरिमीटर क्या होता है? द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, यानी इसके बारे में। ठीक है, इसके थ्रू जो ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोलैरिमीटर, प्रोड्यूस बाय अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, तो वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस रखा है और जो प्लेन पोलराइज से जाके डिटरमाइन हुआ है हमारा पूरा रोटेटिंग प्रोसेस जो हमने देखा पोलराइजेशन का, वो किन सॉल्यूशन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ट्यूब, यानी इसमें कितना अमाउंट है। ठीक है, कैसा अमाउंट है, कितना अमाउंट है। ऑन द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एग्जामिन्ड, कितना उसका मतलब वॉल्यूम है, कितना लंबा है, सारी चीजें देखनी होती है। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या हमने एक्सपेरिमेंट एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे किया था या हायर देन एम्बिएंट किया। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो मैंने पहले बताया, यहाँ हम लाइट रखेंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या आती। तो इन सब चीजों पे ये प्रोसेस डिपेंड करता है बेसिकली। मेन आपका ये है, आपको ऑप्टिकली एक्टिविटी क्यों पढ़नी है, ये जानने के लिए कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में आता है ये। तो आपको अगर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे आते हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी रहेंगे, तो दोनों रहेंगे, आपको चेक करना होगा। अब बात करते हैं हम इनएंशियोमर्स की। किसकी? इनएंशियोमर्स की। इनएंशियोमर्स बेसिकली आपके इनएंशियोमर्स डायस्टेरियोमर्स ही आपके पढ़ेंगे आप आइडेंटिकल। इसमें क्या होता है? ये होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज का मतलब होता है इसकी मिरर इमेज बन सकती है। इसके लिए शायद आपको पहले फिशर पढ़ना होगा, तो इसलिए हम इसको अभी बाद में करेंगे क्योंकि हमें फिशर पहले करना है। हाँ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये सिंपली फॉर्मूला होता है, इसमें हम इस टाइप से लिख देते हैं इसको। सपोज कीजिए मुझे 2 क्लोरोब्यूटेन इस टाइप से लिखना है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन इस टाइप से लिखना है। तो 2 क्लोरो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ होगा। यहाँ से देखो ये 1, ये वाला कार्बन सेंटर किस पे? 2, ये वाला यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने डैश में। ठीक है, अब फिर एक मैंने
हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक वर्टिकल लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। यहाँ पर देखो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा। 3 पे क्या ले लेते हैं, Br ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो, ब्रोमीन ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें तो अभी सिर्फ मानना है ना। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था वैसे, इसका फॉर्मूला था CH3CCl ठीक है, अभी तक आपको समझ आ ही रहा होगा। वैसे ये नॉर्मल फॉर्मूला इस टाइप से था। ठीक है, CH3CHCl तो क्या हो गया 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं आया ना अभी तक, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो यहाँ कायरल कार्बन है ना, कायरल कार्बन है ना, यहाँ चारों अलग है ना ग्रुप, इसको H को यहाँ लिख लो ऐसे करके। ये देखो इस वाले को भी मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये कायरल क्यों है, ये H यहाँ था ना ऐसे, इसको भी ऐसे लिख दो तो कायरलिटी है ना यहाँ पर। इस वाले से ये वाला ग्रुप अटैच है, ये वाला मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये H अटैच है, ये Br अटैच है, तो ये भी कायरल, सेम ऐसे ही यहाँ भी कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम फिशर फॉर्मूला को लिखते हैं। इसके अब हम बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, इसमें कुछ एंगल रोटेशन सब कुछ देखना होगा। तो एमिली फिशर डिवाइस्ड अ मोस्ट सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप्स बॉन्डेड टू कायरल सेंटर। मतलब 3 डायमेंशनल मतलब 3D में है, और ये अरेंजमेंट 3D में की गई है, जिसमें ग्रुप बॉन्डेड होते हैं कायरल सेंटर से। जैसे अभी मैंने दिखाया कायरल सेंटर से 4 ग्रुप अटैच थे, और वो वाला नीचे वाले से अटैच था, 2 वाला 3 से। He used the point of intersection of 2 perpendicular lines to represent the chiral center। उन्होंने क्या किया, 2 इंटरसेक्ट करती हुई परपेंडिकुलर लाइंस ली। ठीक है, अभी मैंने बताया था एक वर्टिकल है, 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन उस पर रख दी। ये ऐसे भी बन सकता है, सिंपल भी है, ये भी हो सकता है। ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे ये H अटैच है, ये Br अटैच है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी कोई ग्रुप रख देते हैं CH2 CH3 इस टाइप से, तो ये भी कायरल कार्बन है और ये भी फिशर फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2 लाइंस आपस अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है ना, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर्स टुवर्ड्स व्यूअर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन क्या थी, जिसमें हमने ग्रुप्स रख दी थी Br H, जो कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली। ठीक है, वर्टिकल लाइंस ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स प्रोजेक्टेड बैक फ्रॉम द प्लेन पेपर अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब जो वर्टिकल लाइन थी वहां पे हमने कार्बन की अरेंजमेंट कर दी थी। ठीक है, ग्रुप्स उसी से अटैच थे एक दूसरे से। The Fisher projection formula of enantiomers of 2-butanol and lactic acid are as under। ठीक है, यहां पर हमने ले लिया, मान लो ये कार्बन था। बेसिकली अभी हम समझने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन ऑफ स्टीरियोआइसोमर मस्ट नॉट बी लिफ्टेड फ्रॉम द प्लेन। यहां पर लिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ये देखो W, ये कुछ भी मान लो आप CH3 CH2, या यहाँ पर आप CH3 CH2 मान लो ब्यूटेन बनाने के लिए वैसे। ठीक है, और ये उससे ग्रुप्स जो अटैच थे, मान लो ये क्लोरीन है X वाला, ये Z वाला मान लो H है, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, जरूरी नहीं यही मानना है, कुछ भी मान लो। ठीक है, अपने हिसाब से। अभी ये हमारे ग्रुप्स है, बीच में हमारा कार्बन है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं लिफ्ट कराऊंगा तो कैसे होगा, तो ये ऐसे घूम गया। मिरर इमेज अगर मैं देखूं, ऐसे लिफ्ट कराऊं इसको, इस लाइन को पकड़ के अगर मैं ऐसे करूं, तो ये Z वाला इधर आ जाएगा, X वाला उधर चला जाएगा, ऐसे होगा ना। ऐसे घुमा देता हूं तो Z यहाँ आ जाएगा, X यहाँ आ जाएगा। टर्न ओवर पेज की तरह हो गया, पेज को पलटा तो ये वाला ही चेंज होगा ना, ये जो वर्टिकल में ये चेंज नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एंगल वाइज इसको चेंज करना चाहूँ, मुझे लगा ऐसे चेंज करके मजा नहीं आया, अब कुछ और करेंगे। अब मेरे को इसको ही चेंज कर देना है, अब मुझे पूरे को चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करूंगा, 180 करूंगा तो 180 करने पर देखो 90 180 90 180, तो W कहाँ गया नीचे, और यहाँ से देखो तो ये Z वाले के लिए 90 180, Z यहाँ आ जाएगा। ठीक है, Y वाला 90 180 तो Y ऊपर आ गया, X वाला 90 180 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना कैसे हुआ, हमने उसको रोटेट करा दिया 180 डिग्री। अब थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और करेंगे, अब हम 90 डिग्री करते हैं। तो 90 डिग्री करेंगे तो देखो 90 डिग्री पे W यहाँ आ जाएगा, Z Y पे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, इंटरचेंज होके 90 डिग्री पे ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो सारा इंटरचेंज होके इसी टाइप से बन गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या समझना है, सिर्फ आपको समझना यह है कि
किस टाइप से हम इसको चेंज कर रहे थे। ठीक है, अभी हमने सिंपल प्रोजेक्शन देखा फिजर का, अभी आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, तब आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब आते हैं डायस्टेरियोमर्स और इनैंशियोमर्स में। अब इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स का खेल स्टार्ट होता है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं। इनैंशियोमर्स मैंने अभी थोड़ा सा बेसिक बताया था कि उसमें आपके जो मिरर इमेज होगी वो पॉसिबल है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का मतलब होता है कि उसकी मिरर इमेज पॉसिबल है। डायस्टेरियोमर्स में मे बी और मे नॉट बी वाला केस थोड़ा सा चलता है, मतलब इसकी मिरर इमेज तो नहीं होती, मतलब मिरर इमेज पूरी तरह से नहीं होती, और पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही बनेगी, इसमें एक में बन जाती है, एक में नहीं बनती। और अगर वो सेम टू सेम रहेगा अगर दोनों ग्रुप, तो उसको आइडेंटिकल कहते हैं। तो इनैंशियोमर्स आइडेंटिकल और डायस्टेरियोमर्स, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, नेइदर बी मिरर इमेज नॉर बी सुपर इम्पॉसिबल, ना तो इसकी मिरर इमेज बनती है ना ही सुपर इम्पॉसिबल है। ना तो मतलब ये है कि मिरर इमेज बनेगी और ना ये है कि बन ही नहीं सकती, तो इस चीज को हम कहते हैं डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अब ये वाले एग्जांपल्स देखिए, इससे आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। अभी फिशर में लिखे हैं इसको, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया है इसकी, CS3 CS2 CS3, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो। ठीक है, ऐसी कार्बन चलेगी ना, ये यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4, ठीक है, या यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4, कोई उससे फर्क तो पड़ने वाला नहीं। पर मेन बात हमारा ये नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि इसकी मिरर इमेज बन रही है कि नहीं। अब इसकी मिरर इमेज अगर मुझे बनानी होगी तो क्या होगा, मिरर इमेज में ये वाला चेंज हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा। सेम टू सेम अगर आप देखो तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई, मैंने वही तो बताया ना, ये ऐसे चेंज होगी मिरर इमेज, ऐसे। ठीक है, तो H इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, सेम वही हुआ। तो ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, इनैंशियोमर्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनैंशियोमर्स। और इनैंशियोमर्स क्यों है, क्योंकि मिरर इमेज बन रही है, एज दे हैव मिरर इमेज। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्यों है इनैंशियोमर्स, क्योंकि मिरर इमेज है। अब ऐसी फर्स्ट की किसी और से भी मिरर इमेज है तो उसके साथ भी इनैंशियोमर्स होगा। ठीक है, इनैंशियोमरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ पर और किसी का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, सेम टू सेम है, नहीं है, तो फर्स्ट तो सिर्फ सेकंड के साथ है। अब सेकंड क्या सिर्फ फर्स्ट के साथ है, हाँ, क्योंकि सेकंड के लिए भी वही चीज चाहिए होगी ना, सेकंड में बिल्कुल सेम ऐसा चाहिए होगा, फर्स्ट जैसा भी कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में इनैंशियोमर्स हैं। और हाँ, इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, इनैंशियोमर्स। अब अगर मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ देखूं, ठीक है, फर्स्ट को थर्ड के साथ देखूं, अगर सेकंड के साथ मैंने चेक कर लिया, इसी को सबके साथ चेक करते हैं। ठीक है, फिर आप चेक करते रहना सब में। अब इस वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में, इसमें हाँ ये वाला सेम है, ये वाला सेम रहा थर्ड वाले में, फर्स्ट वाले से ये वाले में चेंज हो गया। ठीक है, ये वाला चेंज हो गया, ये वाले का Cl चेंज हो गया, H इधर आ गया। ठीक है, तो चेंज कहाँ हुआ है, सिर्फ यहाँ हुआ है, सेम का था सिर्फ ये था। ठीक है, ये वाला सेम था और ये चेंज हो गया है। तो ये क्या है, एक तरफ से चेंज हुआ, एक तरफ से नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स। अगर एक चेंज हो जाए और एक चेंज ना हो तो डायस्टेरियोमर्स है, अगर दोनों चेंज हो जाए तो इनैंशियोमर्स है, कुछ भी चेंज ना हो तो आइडेंटिकल है। ठीक है, कुछ भी चेंज ना हो तो आइडेंटिकल, जैसे ये लिखा है एकदम इसके जैसा कुछ लिखा होता तो हम उसको आइडेंटिकल बोलते हैं कि ये और वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का केस कम आता है क्योंकि वो फिर कोई भी गैस कर लेगा ना, क्योंकि सेम टू सेम होगा, सब देखेंगे उसको लगा देंगे आइडेंटिकल। लेकिन इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर्स पे आपके क्वेश्चंस जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया ये डायस्टेरियोमर्स क्यों हो गए। अब एक और देखते हैं, अब फर्स्ट का फोर्थ से देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ से देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड से देख लिया, थर्ड से देख लिया। ये देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सेम रहा, यहाँ पर सेम रहा, ये भी डायस्टेरियोमर्स हो गया। यहाँ पे ऊपर चेंज हो रहा है, नीचे चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, नीचे चेंज कुछ नहीं है, तो ये भी डायस्टेरियोमर्स हो गए। तो अभी हमने फर्स्ट वाले के लिए सारे चेक कर लिए कि कौन कौन डायस्टेरियोमर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए केवल एक ही इनैंशियोमर है, वो है 2 से, इसका सिर्फ ये इनैंशियोमर है, बाकी ये दोनों इसके लिए डायस्टेरियोमर्स है। अब सेकंड वाले के लिए सारे चेक करो, फर्स्ट वाला इसका इनैंशियोमर्स है, थर्ड वाला चेक करो सेकंड वाले के लिए, यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ सेम रहा, तो ये भी डायस्टेरियोमर्स है। तो सेकंड और थर्ड क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। ठीक है, और सेकंड वाले का और थर्ड वाले से चेक करें तो देखो यहाँ सेम है, यहाँ पर चेंज हो गया, ये भी डायस्टेरियोमर्स है। सेकंड फोर्थ वाले से भी डायस्टेरियोमर्स है। ठीक है,
ऐसे थर्ड वाले का चेक करो, शुरू के दो का, थर्ड वाले का इन दोनों से क्या है, डाइस्टेरियोमर ही होगा। ठीक है, थर्ड वाला इससे तो पहले हमने कर लिया ना, फर्स्ट की कंपैरिजन थर्ड से हो गई, सेकंड की थर्ड से हो गई, तो थर्ड का भी तो सेकंड फर्स्ट से वही रहेगा। तो थर्ड और फोर्थ में चेक करो सिर्फ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में क्या हो रहा है, यहाँ पर HCl, यहाँ पे ClH, यहाँ पे ClH, यहाँ पे HCl। तो यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है अभी हमारा, सिर्फ एक जगह चेंज आ रहा है। ठीक है, एक जगह चेंज आ रहा है, और ये वाला चेंज, ये वाला भी चेंज हुआ है इस वाले में, इसमें ये वाला भी चेंज हुआ है। तो ये तो सेम, ये तो मिरर इमेज हो गया। अब ये मिरर इमेज हो गया तो ये इनएंशोमर्स होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इनएंशोमर्स। ठीक है ना, समझ आ गया ना, इसकी मिरर इमेज हो गई तो इनएंशोमर्स हो गया, बाकी ये किसी और से नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इनएंशोमर डाइस्टेरियोमर्स, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अब यहाँ पे, और ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। द कंपाउंड शोन बिलो, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं इधर। ठीक है, CH3Cl। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले कार्बन से अटैच है OH ग्रुप। अब मैंने इसको फिशर में नहीं बनाया अभी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको अभी इसी पे बनाया है। ठीक है, सिंपली अभी हम सिंपल चेक करेंगे, क्योंकि एकदम से एग्जाम में हमारा को पॉइंट आउट भी नहीं करेगा कि इसको फिशर में बनाना है, कैसे चेक करना है, तो हम सिंपल ही चेक करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसको अगर आप पूरा करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी करना पड़ता है। स्टीरियो आइसोमर्स बोला है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स याद रखना, डबल बॉन्ड है नहीं तो जियोमेट्रिक आइसोमर्स तो होंगे नहीं, जियोमेट्रिक आइसोमर्स होंगे नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है तो। ठीक है ना, सिर्फ हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स अब हमें चेक करने हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का, अगर कोई सिमेट्री नहीं है, अगर कोई सिमेट्री नहीं है तो हम सिर्फ कायरल कार्बन चेक करेंगे। ठीक है, कायरल कार्बन तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह कायरल कार्बन है। और क्या यहाँ कोई सिमेट्री है? अगर मैं देखूं यहाँ से सेम, यहाँ से सेम नहीं, यहाँ से सेम, यहाँ से सेम नहीं, कहीं से भी सिमेट्री नहीं है। आप चेक कर लो चाहे तो, यहाँ सिमेट्री है ही नहीं। सिमेट्री नहीं है तो फॉर्मूला होता है अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n, 2 की पावर n। आगे अभी और पढ़ेंगे इस बारे में, लेकिन ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, 2 की पावर n इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल है, अगर सिमेट्रिकल है तो अलग फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो होता है 2 की पावर n। n यहाँ पर होता है हमारा कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, तो 2 की पावर n हो जाएगा, और n कितना है 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? इसमें हमने देखा ना कितने कायरल कार्बन है, और तो कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, सिर्फ ये 2 कार्बन बचे, यही 2 कायरल कार्बन थे। हमने नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकाले 2, 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इक्वल्स 4। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ ट्रिक ये थी कि हमें सिर्फ कायरल कार्बन पे ध्यान देना है, अगर सिमेट्री नहीं है तो। सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर n लगा देंगे, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव पूछा गया है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। 2 क्लोरोब्यूटेन चेक कर लेते हैं, ब्यूटेन है तो 2 क्लोरो, ठीक है यही होगा ना, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? यहां से अगर मैं देखूं, नहीं, यहाँ तो Cl आ रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं से भी नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में चेक करते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, हाँ यहाँ पर हो सकती है। क्या यहाँ सिमेट्री है? यहाँ तो सिमेट्री है, ये देखो बीच से वो सेम हो गए, तो यहाँ तो सिमेट्री है ना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन पे। नेक्स्ट चेक करते हैं, अभी तक एक हमारा आ चुका है जिसमें सिमेट्री नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्री है। अगर यहाँ से देखूं तो, यहाँ से देखूं तो कुछ सिमेट्री नजर आ रही है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है।
नेक्स्ट देखते हैं, हमको तो सबसे बेस्ट ढूंढना है जहां पर ऑप्टिकल एक्टिव यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री का निशान ही ना हो कुछ भी। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, ये तो सेम 2,3 डाइमिथाइल वाला हो जाएगा, इसमें तो जरूर होगी, ये देखो ना, क्योंकि 2,3 ब्रोमोब्यूटेन पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, ये देखो यहाँ तो है क्योंकि सेम ग्रुप आ गए ना, ठीक है, सेम ग्रुप आ गए, इसका मतलब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, यहाँ तो प्रॉपर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, और फर्स्ट वाले में तो है ही नहीं, फर्स्ट वाले में तो है ही नहीं, एक कायरल कार्बन है केवल हमारे पास, तो एक कायरल कार्बन वाले में भी ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है आपका, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट चलते हैं, मीजो कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं मीजो कंपाउंड की तरफ। तो मीजो कंपाउंड बेसिकली कौन से होते हैं आपके, जहां पर आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ठीक है, जहां पर क्या हो, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, और इसमें 2 और मोर कायरल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, बट पोजेसिंग ए कायरल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, अभी बताया था ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, तो वही चीज यहाँ बोला है, वो मीजो कंपाउंड हो जाते हैं। अब जब आप स्टीरियो आइसोमर निकालेंगे और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपको तो आपको ये वाले भी देखने होंगे मीजो कितने बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, ये यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है हमारे, ठीक है, 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। अब ये RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये आप सीखो, RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम सीखेंगे। ये मान लो कुछ भी है, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, OH H, ठीक है, Cl H, कुछ भी हमने बना लिया है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, और एक कायरल है, ठीक है, कायरल है क्योंकि चारों अलग है। ये वाला ग्रुप जो है ये तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये जो नीचे जुड़ा हुआ है ये भी इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, एडिड है, ये नीचे वाला इस कार्बन से, ये जो जुड़े हुए हैं ये भी तो ग्रुप है, ऐसे इस कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये ऊपर वाला भी तो जुड़ा हुआ है, वो एक अलग ग्रुप है, और ये और ये भी जुड़े हुए हैं। अब RS क्या होता है, तो इसमें हमें 2 चीजें याद रखनी है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यानी कि S वो R, और एंटी होगा तो S। ये चेंज कब हो जाते हैं, जब वर्टिकल पे 4th नंबर का हमारा ग्रुप आ जाए, यानी हाइड्रोजन आ जाए, बेसिकली ये सबसे लीस्ट होता है ना, तो अगर वर्टिकल पे नंबर 4 होगा तो हम उसको चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं। अगर R होगा तो S कर देंगे, अगर S होगा तो R कर देंगे। ये 2 रूल याद रख लेना, बस आगे का मैं बता देता हूँ कैसे करना है। अब इस वाले कार्बन से ये जो ग्रुप अटैच है इसके लिए नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबर 1 देंगे इसको, नंबर 1 इसको देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर मिथाइल ग्रुप में जिस पे चेंज ज्यादा है यानी 2 इसको ज्यादा देंगे प्रेफरेंस, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। समझ आ गया कैसे की मैंने, फर्स्ट दी मैंने OH ग्रुप को, ठीक है, सेकंड दिया जो उसके साथ अटैच होगा, थर्ड मैंने मिथाइल ग्रुप को दिया, फोर्थ दिया मैंने हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर ये चलेगा कैसे, इस टाइप से चलेगा ना, इस टाइप से जाएगा, क्लॉकवाइज यही होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा। घड़ी ऐसे चलती है ना, देखो ये जो घड़ी है इस टाइप से, आपके घरों में भी घड़ी है, ठीक है, वो इस टाइप से 1-1 घंटा इस टाइप से घूमती है। क्लॉकवाइज क्या होगा, उसको उल्टा कर दो, ठीक है, वो ऐसे हो गया। इसको याद करने का भी एक तरीका है वैसे, पता है क्या, ऐसे आप ऐसे बनाते हो ना, तो ऐसे याद रखो, इसका इतना हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखने का तरीका है। अगर आप भूल जाओ क्लॉकवाइज आर था या एस था क्या था, तो आप एस को ऐसे बनाना सीख लो हमेशा, तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे, तो ये एक याद रखने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा, लेकिन अब हाइड्रोजन आ रहा है 4th पे, तो हम इसको चेंज कर देंगे, ये था क्या आर, था क्या आर, फर्स्ट वाले पे R2S, इसको लिखेंगे R2S, यानी कि क्या होगा मीन S। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है 1 पे। सेकंड वाले पे देखते हैं, सेकंड वाले पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पे इसको फर्स्ट दूंगा, इसको थर्ड दूंगा, और इस वाले को सेकंड दूंगा, ये वाला जो ग्रुप अटैच है इसको 4th दूंगा। ये ऐसे करेंगे ना,
तो ये कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना, 1 2 4 को छोड़ दो वर्टिकल पे, 1 2 3 ऐसे टाइप से, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है सही से, ये चल रहा है आर से, ठीक है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज यानी कि आर से, ऐसे तो गया नहीं था, अगर ऐसे जाता तो अलग बात होती। तो ये भी क्या हो जाएगा R2S, क्योंकि वर्टिकल पे 4th नंबर वाला आ गया है, तो R2S होगा। अब यहीं अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर पार्टी में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, क्लोरीन को हम यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, क्लोरीन को हम यहाँ जोड़ेंगे, अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं, ठीक है, तो अब 1 2 3 4 ऐसे होगा ना, तो ये भी चेंज हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब कैसे चलेगा, अब ऐसे चलेगा, ठीक है, अब यहाँ से चलेगा ना, अब यहाँ से चलेगा ऐसे करके ऐसे, तो ये S हो जाएगी और S चेंज हो जाएगी क्योंकि R यहाँ पर है, क्योंकि 4th पे हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा S2R। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। मीजो कंपाउंड के लिए जो RS हम बोल रहे थे 2S2R क्या है, अब आप समझ जाएंगे 2S2 है, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, इस टाइप से है ना, 1 2 3 4। तो 2 वाले पे S कॉन्फ़िगरेशन क्यों बन रही है, क्योंकि हमने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, तो क्या हो जाएगा 1 से चलेगा, कहाँ से 1 2 ऐसे टाइप से चलेगा, तो क्लॉकवाइज जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 4th पे है, तो S2R, तो S2R, तो 2 पे क्या बन रहा है S2R। 3rd वाले पे देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये ऐसे चलेगा। ये कैसे चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है, ये चल रहा है S में चल रहा है, ठीक है, ये वाला तो R2S है ना, ये वाला चल रहा है, 3rd वाला उल्टा चल रहा है, S2R हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था S, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ गया तो R, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ 2S 3R क्या लिखा है, ये वाले का आप समझ गए, 2S 4R, यहाँ पे भी यहाँ को फर्स्ट देंगे, यहाँ को सेकंड, ये 3rd 4th इस टाइप से चलेगा, ठीक है। कैसी चल रही थी, क्लॉकवाइज चल रही थी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है 4th वाले पे, तो क्या चेंज हो जाएगा, R2S हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये देखो, इसको मैं अगर बीच से काट दूं, बीच से मतलब ऐसे कट कर दूं, तो ऊपर का पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, लेकिन सेम टू सेम है, ग्रुप्स भी सेम है, अरेंजमेंट भी सेम है, ऐसा भी नहीं है कि इधर की साइड है, नहीं, सेम एकदम। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर भी बोल सकती है, यहाँ पर सिर्फ हमने और अच्छे तरीके से दिखाया गया, ठीक है, CS2 स्टेप से जुड़ा हुआ था, उसके अराउंड हमने लिया है, ठीक है। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। डॉटेड लाइन आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दिखाया गया है। मीजो कंपाउंड डू नॉट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये रोटेट नहीं करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अभी हमने एक्सपेरिमेंट देख रहे थे ना हम लाइट वाला, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जब जाते हैं डायरेक्शन में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते ही नहीं है, ये कहते हैं हम इनएक्टिव है, इनएक्टिव ही ठीक है, बिकॉज ऑफ ए कायरल नेचर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। किस वजह से, ए कायरल नेचर ऑफ देयर मॉलिक्यूल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री द ऑप्टिकल रोटेशन कॉज्ड बाय द हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंपनसेटेड बाय द रोटेशन कॉज्ड बाय द अदर हाफ, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मेन है हमारा क्वेश्चंस जो हम करेंगे। रेसिमिक मिक्सचर, अभी हमने एनेंटियोमर्स पढ़े थे, तो एनेंटियोमर्स के मिक्सचर को ही रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे 1 और 2 एनेंटियोमर थे, 1 और 4 या 2nd और 3rd, जो भी मतलब एनेंटियोमर जो भी रहेंगे, 3rd 4th जो भी थे, वो सब हमारे क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, रेसिमिसाइजेशन, जैसे इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू द racemic modification. Both plus and minus forms of the compound are capable of racemicization under the influence of light, height और chemical reagent. ये थोड़ा बहुत थ्योरी है जो आप पढ़ लीजिए, थोड़ी थोड़ी, इसमें सारा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको अपनी बुक से भी पढ़ना होगा, बिकॉज सारा कुछ आपको करवाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा बहुत तो हमको मिस करना होगा। मेरी कोशिश है कि हम 90% करें, 10% अगर मिस भी होता है। हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें। हम सब कुछ करने जाएंगे तो शायद सब कुछ नहीं हो पाएगा। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही चीज़ों को हमें ज़्यादा देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने चेक की थी कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। अब आती है डी एंड एल। डी एंड एल ये भी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, डी एल एन सिस्टम। इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर राइट हैंड पे, राइट साइड पे, इस साइड पे अगर ओ एच आ रहा है तो क्या होगा डी, और इस साइड पे आ रहा है तो एल, ठीक है, इस साइड पे आ जाए तो एल, ठीक है। इसकी मिरर इमेज ही मान लो, इसकी मिरर इमेज हो गई है, इसकी मिरर इमेज ही हो गई ना, सिंपल। डी की एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की क्या हो जाएगी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन ही है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्टेड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड्स, फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ग्लूकोज वाला भी लिखते हैं हम, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज भी लिखते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव मेथड में आएगा हमारा, आगे एब्सोल्यूट मेथड भी है। ये हमारे एब्सोल्यूट मेथड आ गया, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस। आरएस के बारे में अभी हमने जान ही लिया। आर कब होता है जब क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो एस होता है, और वो चेंज कब हो जाते हैं जब वर्टिकल लाइन पे फोर्थ वाला हो, वर्टिकल लाइन पे सबसे लीस्ट वाला हो, फोर्थ वाला हो, ठीक है। ये बता ही दिया था क्लॉकवाइज आर के लिए, ये एस फॉर्म हो गया। एस कब होता है एंटी क्लॉकवाइज, उसे याद करने का भी तरीका बता दिया था मैंने, ठीक है। इस टाइप से कौन सी चलती है क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज एस, ठीक है। इसके स्टेप देख लीजिए, अभी पढ़ लिया है हमने कि ऑर्डर को हमने एटम्स और ग्रुप्स कनेक्ट जो होते हैं उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे 1 2 3 4 ऐसे अटैच करना है हमको, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे। देन पुट एरो 1 2 3, ये सब हमने देख लिया 1 3 4 2। तो मुझे नहीं लगता इसमें अभी हमें ज्यादा कुछ करना है, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब ये हमें दिखाया गया है कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही हमने दी थी, एटॉमिक वेट के नंबर पे बेसिस पे ही हमने दी थी। जिसका हाईएस्ट होगा उसको पहले रखेंगे, जिसका सबसे कम होगा उसको फोर्थ नंबर दे देंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है याद करने के आपके लिए कि इंक्रीज एट नंबर, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे ये ग्रुप में नीचे गए ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता गया, तो वैसे इंक्रीज हो रहे हैं। और इंक्रीजिंग प्रायोरिटी क्या होगी 4 3 2 1, जो सबसे ज्यादा उसको 1, उससे कम वाला 2, उससे कम वाला 3 4। तो ये थोड़ा सा आपको पता होगा, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उस हिसाब से आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, इफ आउट ऑफ द 4 अटैच एटम इज कंसिडर्ड 2 आर आइसोटोप्स। अब हाँ, आइसोटोप्स आ गए तो क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम भी होता है, टी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हम एटॉमिक मास देखेंगे, एटॉमिक मास किसका ज्यादा है। जैसे ड्यूटेरियम का 2 होता है, इसका 1 होता है, तो हम ड्यूटेरियम को दे देंगे प्रायोरिटी। अगर हाइड्रोजन और टी आता है तो टी का 3 होता है, ठीक है, तो हम टी को दे देंगे। तो ये सब आपको देखना होगा। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम आ रहा था तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। इफ आउट ऑफ द 4 अटैच एटम्स इन कंसिडरेशन 2 और मोर आर सेम, देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटम अटैच नेक्स्ट टू इट। जैसे कार्बन कार्बन आ जाए, यहाँ देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है। ये सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जस्ट बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम आ रहे हैं, इस वाले से अटैच है ये इस टाइप से, इस वाले से Cl अटैच है मान लो। तो अब हम कार्बन कार्बन सेम है, फर्स्ट तो कार्बन कार्बन सेम है, अब किसको प्रायोरिटी देंगे, तो इसके बाद वाले हाइड्रोजन नहीं, यहाँ देखो यहाँ भी कार्बन आ रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ देखो क्लोरीन आ रहा है, तो हम क्लोरीन को देंगे, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि प्रायोरिटी किस बेसिस पे देनी है। और ये कैसे आपको आएगा, ये देखो, ये मैंने बता तो दिया, इस पे थोड़ा क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस क्लास में क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा तो ये क्लास कम से कम 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, वो हमको नहीं करना है। तो इसमें जो अभी आपको बताया जा रहा है वो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं तो कहता हूँ आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, सारे क्वेश्चंस को लगाइए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप PYQs भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद, पिछला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपना PYQ भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इजी आती है केमिस्ट्री, इसमें से IUPAC और आइसोमेरिज्म में से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इफ आउट ऑफ द 4 अटैच्ड एटम्स इन कंसिडरेशन 2 और मोर आर सेम, ये अब एक नया है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सेम होंगे, तो हमने एक तो देख लिया था कि उसके बेसिस पे किया था
ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है, COH गेट प्रायोरिटी, CH1 तो वो हमने देख लिया था, ठीक है, कि किसको प्रायोरिटी देनी है, हमने वहां पर देख लिया था, उसका नेक्स्ट कौन आएगा, ठीक है। While deciding the priority, if the atom is consideration in attach is further to an atom or double bond, then it is treated as if it is attached to such atom, for example। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसको हमने कैसे लिखा, CNNC। तो ये चीजें तो आप कर सकते हैं, मतलब ये सिंपल चीज है बेसिकली, डबल बॉन्ड वाली भी आपने इसको इस टाइप से देख लिया, तो ये आपके देखने के ऊपर है, आप इसको कैसे अटैच करेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा कुछ है, आपका जो मेन था कंटेंट वो पहले में आ चुका था हमारा RS में, जो हमको देखना है, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी, बेसिकली आपको सिर्फ नंबरिंग डिसाइड करनी है, आगे का काम खुद हो जाएगा। क्लॉकवाइज है तो R है, अगर डैश पे, अगर वर्टिकल लाइन पे फोर्थ वाला है तो उसको चेंज कर देंगे, R2S कर देंगे, ऐसा आ रहा था तो R कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S होता है। तो ये सब आपको सिर्फ ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसकी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा हमने थ्योरी कर ली है, तो क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है। तो हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम, क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो तो देखो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन है यानी कि सिंगल बॉन्ड होंगे सारे, ठीक है, और डाइक्लोरो कहाँ पर है, 2 और 3 पर, ठीक है। अभी मैं सिंपल बना रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल है, तो स्टीरियो आइसोमर आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी होते हैं। ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल नहीं है, सिर्फ यही होंगे, ठीक है। अब इसमें कायरल कार्बन देखो, यहाँ पर कायरल कार्बन है, यहाँ पर कायरल कार्बन है, हाँ, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है। एक चीज हमने देख ली, प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत जरूरी है चेक करनी, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स अब इसमें वैसा 2n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पर 2n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो अनसिमेट्रिकल के लिए आता था, ये तो सिमेट्रिकल है। तो अब कैसे करेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, या फिर सेम चीज चेक करने के लिए बहुत ईजी है, हम मीजोफॉर्म निकाल लें, तो एक ही तो प्लेन सिमेट्री है, तो एक ही मीजोफॉर्म होगी, तो 2n में से -1 कर दें, यानी कि 4 - 1 3, एक तो ये है, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, 2n - 1 प्लस 2n/2 -1, 2n - 1 प्लस 2n/2 -1। n है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, n की वैल्यू कितनी है 2, इसमें पुट कर दो 2n/2 -1 प्लस 2n/2 -1, इसको सॉल्व कर 2n/1 आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा 2n/1 -1 0, तो 2 प्लस 2n/0 कितना होता है 1 इक्वल्स टू 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा ना। कैसे गया 2n - 1 प्लस 2n/2 -1, या फिर 2n टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आ रहे थे, एक मीजोफॉर्म बन रही थी, उसको घटा देते, 4 में से 1 घटाते 3 ही आता, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा 3। नेक्स्ट इज फॉर द कंपाउंड R2-bromo-3 क्लोरोब्यूटेन, 2-bromo-3 क्लोरोब्यूटेन। अब ये बनाना कैसे है, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में अटकेंगे कि इसको बना गलत देंगे, इसको बना ही गलत देंगे, तो इसको बनाना बहुत ध्यान से है, ठीक है, इसको बनाना बहुत ध्यान से है। मिनट इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे 2-bromo-3 क्लोरोब्यूटेन को, तो देखो फिशर में बनाना है, ब्यूटेन के लिए पहले 2 लाइन यहाँ आ जाएगी, ठीक है, इसको 1 मान लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, इस टाइप से ये सिर्फ मान लिया, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, इससे 2 ग्रुप अटैच होंगे, एक तो ये हो गया, एक ये वाला ग्रुप अटैच हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए वो बनने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ क्लोरो रख दूं और यहाँ ब्रोमो रख दूं, यहाँ हाइड्रोजन रख दूं, मैच करना है कि ये R बन रहा है या नहीं। अब कैसे करेंगे, 1, ये वाला पूरा 2 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए यही करते थे ना,
ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 1 से चलेगा कैसे, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है R, लेकिन ये चेंज होगा S, तो ये नहीं है, तो ये नहीं, हमें चेंज करना होगा, ठीक है। ये यानी कि Cl यहाँ आना चाहिए। और ये वाले में भी देख लेते हैं, इसमें क्या चेंज करना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये चल रहा है कैसे, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा था, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा था ना R, लेकिन चेंज होगा S, R to S, ये दोनों SS आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दोनों R R आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें उल्टा लिखना है। इसका मतलब हमें कैसे लिखना होगा, ये बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो पता था कि इसमें ऐसे लिखना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे लिख दोगे तो भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। कि Cl यहाँ आना चाहिए, Br यहाँ आना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो, अब आ रहा जाएगा, इसको 1 मानो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है आपके लिए। ये S था, चेंज होके क्या बनेगा, R। अब सही आ गया R, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1, ये 2, यहाँ पर जो CS3 था वो 3 4, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा। ये कैसे चल रहा है, ऐसे चला, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है ये अब क्लॉकवाइज में तो चल नहीं रहा है, क्लॉकवाइज तो ऐसे होती है, तो S की डायरेक्शन में चल रहा है, S की डायरेक्शन में चल रहा है, और चेंज हो जाएगा तो R बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ही आएगा ना S की डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, तो ये सही है। इसका मतलब ये सही है। तो हमारे पास ये है, ये वाला कंपाउंड, इसको हम मिटा देते हैं। ये चेक भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चेक हो गया। अब ये चेक करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, हमें पता तो चल ही गया कि यही है। इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो नहीं है, क्योंकि क्लोरीन अलग है, ब्रोमीन अलग है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। इसको मिटा के दोबारा मैं अच्छे से बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। Cl इस साइड है, Br उस साइड है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ रही है क्या, नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी डायगोनल से देखी जाती है, तो क्या यहाँ डायगोनल से भी, यानी कि अगर मैं इस वाले एच से देखूं तो क्या सेम आ रहा है, नहीं, यहाँ से भी तो कुछ सेम नहीं आ रहा, और यहाँ से भी कुछ सेम नहीं आ रहा, तो कहीं से भी सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो दो कंडीशन होती है ऑप्टिकली एक्टिव की। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है ऑप्टिकली एक्टिव होने की, कि इसका रोटेशन 0 नहीं होगा, रोटेशन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, और कायरल कार्बन उसमें थे, ठीक है ना, कायरल कार्बन तो उसमें थे ही, वो हमने पहले देख लिए थे। सो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन 0 डिग्री। रॉन्ग, 0 डिग्री कैसे हो जाएगा जब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सेकंड, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन दैट इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। ये सही है, ये सही है, लेकिन अभी आगे के भी पढ़ने होंगे, हो सकता है दो सही हो। इट हैज 2 कायरल सेंटर्स एंड अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट हैज 2 कायरल सेंटर्स, हाँ 2 कायरल सेंटर तो उसमें थे, हमने देखे थे 2 और 3 पे। और प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री थी या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी थी शायद, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, BrCl, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो ये गलत हो गया। उसमें कहाँ थी वो, Br था, ऊपर नीचे Cl था, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं थी। इट डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, ये भी गलत हो गया। अभी तो देखा हमने 2 कायरल सेंटर थे, तो केवल एक सेकंड वाला बचा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऊपर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अभी हम देख रहे थे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में, तो हमने ऑप्टिकल आइसोमर का देखा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ D एंड I आइसोमर, ठीक है, हमें सिर्फ याद रखना है अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n है, ठीक है। यहाँ पर वही दिया है 2 की पावर n, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स होगा n, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए पेंटेन 2,3 डायोल पे, यहाँ 2 कायरल सेंटर थे, 2 की पावर 2 इक्वल्स 4। नंबर ऑफ मेसो आइसोमर कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो हमारा होता, अदरवाइज नहीं होगा। अगर होती तो हम देखते, नहीं है तो नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 की पावर n-1, 2 की पावर n/2 -1 होता है मीसो आइसोमर के लिए, जब अनसिमेट्रिकल है और कायरल कार्बन इवन नंबर है, इवन नंबर आ रहा है, तो क्या लिखते हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, ठीक है। ये अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो इस पर हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम ये कर चुके हैं, ठीक है। इसमें वही किया था कि एक तो मीसो का है और ये 2 उसके आ गए थे,
जो हमारे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर थे उसके अलावा 2+1, ये पूरा मिला के 3 हो गया था। एक क्वेश्चन हमने किया था इस टाइप का। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। ये तो एल ग्लूकोज होगा सिंपल। डी ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज लिखो जरा, इस टाइप से होता है ना डी ग्लूकोज। चेक करो C6H12O6, इस टाइप से लिखते हैं ना C6H12O6। देखो O भी 6 है, H कितने होगा ये 1, ये चारों पे 2 2 है 8 9 12, ठीक है, कार्बन 6, सही है सही है, ठीक है। ये डी ग्लूकोज होता है जब OH राइट साइड पे आ रहे हैं। अब इसी को लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा तो एल ग्लूकोज हो जाएगा, ये डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज, खत्म। तो इसकी मिरर इमेज तो सिर्फ एक ही बन सकती है ना, एल ग्लूकोज। Which of the following statements about diastereomers in Fischer projection is true? अब डाइस्टीरियोमर्स के लिए जो 2-3 बातें हमने देखी थी कि ये पूरी तरह से ना तो मिरर इमेज होते हैं ना ही पूरी तरह से सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो डाइस्टीरियोमर्स हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको अभी रोकते हैं। डाइस्टीरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स। अब ये बहुत बड़ी बात कहती है नॉन मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बनती ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ ऐसा होता है कि इसकी नहीं बनती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही ना बने। उसमें था मे बी मे नॉट बी, या तो ना ही ये पूरी तरह से मिरर इमेज दिखाते हैं और ना ही पूरी तरह से सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स आर ऑलवेज इन एंशोमर्स, ये तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। डाइस्टीरियोमर्स आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स नहीं, आइडेंटिकल तो अलग होते हैं ना जो सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल तो सेम होते हैं ना। तो इसमें अभी तक मुझे सिर्फ बी सही लग रहा है, क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स की सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बी सही है कि हाँ ये बात है, ये मे बी वाले में केस में आता है तो ये ट्रू है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा है, ठीक है, तो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों होते हैं, लेकिन ये एन है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा ना इसमें। एक सेकंड, इसको हम ऐसे बनाते हैं साइक्लोप्रोपेन को, ठीक है। यहां पर क्या अटैच है इसके साथ 1,2 मिथाइल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, CH3 इसके साथ अटैच कर दिया, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ गए हैं साइक्लोप्रोपेन पे। अब हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए कितने कायरल कार्बन है। तो यहाँ कायरलिटी है, ये ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप अटैच है, ये अलग है और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो एक कायरल कार्बन यहाँ है, एक कायरल कार्बन यहाँ है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, वो भी देखनी है हमको। हमें सिर्फ ये थोड़ी ना देखना है कि कितने कायरल कार्बन है, ये भी देखना है कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका मैंने आपको क्लू दे दिया है कि इस पे 2 कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसको सॉल्व करना। वैसे मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 3 आएगा, बेसिकली 3 आंसर आ जाएगा इसका। कैसे, क्योंकि 2 कायरल कार्बन है, 2 की पावर n-1 वाले से भी आप कर सकते हैं, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इजी है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है, इथेन का अगर हम बनाएं कन्फर्मेशनल आइसोमर तो इस टाइप से देखिए, इसमें अगर ऐसे दिया हुआ है आपको, ये लेमडा से मैं इसको याद रखने के लिए रखता हूँ कि लेमडा वाले, ये लेमडा वाले होते हैं, ठीक है, और ये ऊपर हो जाए, एक लेमडा नीचे एक ऊपर हो जाए तो हम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। और अगर इस टाइप से दिया है तो वो अलग कन्फर्मेशन होते हैं कि कार्बन को कार्बन के अंदर रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले को देखते हैं, इथेन के लिए लिखा है CH3, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में जो लिखते हैं इसको कहते हैं 100 हॉर्स, क्या बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। और न्यूमन हो जाता है वो गोल वाला, ठीक है, उसको हम गोल वाले से याद इसलिए रखते हैं क्योंकि ईजी पड़ता है, ठीक है। ये ईजी रखने के लिए केवल, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये वाला है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये वाला स्टैगर्ड हो जाता है और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा, याद रखने के लिए, ठीक है।
ये वाला क्या हो जाएगा इक्लिप्स, ये हो जाएगा स्टैगर्ड। इसको हम चेंज कर देते हैं 60 डिग्री पे अगर रोटेट कराते हैं, जैसे इसको रोटेट कराएंगे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस स्टैगर्ड याद रखना है, इक्लिप्स। और स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में, जैसे हम इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाते हैं ना 60 डिग्री रोटेट करा के, अगर उसके बीच में रोटेशन हो रहा है उसको हम स्क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यू। तो स्क्यू आपका होता है इन दोनों के बीच में, अगर 20 डिग्री 30 डिग्री पे हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टैगर्ड की होती है, फिर स्क्यू की होती है, उसके बाद इक्लिप्स की होती है। आगे इससे हम रिलेटेड कुछ चीजें करने वाले हैं। टॉर्जनल एनर्जी। टॉर्जनल एनर्जी क्या होती है कि इथेन मॉलिक्यूल को रोटेट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम टॉर्जनल एनर्जी कहते हैं बेसिकली। ये वाली एनर्जी देखिए, स्टैगर्ड से हम लाए इक्लिप्स पे, फिर लाए स्टैगर्ड पे। अब हाँ, एनर्जी इक्लिप्स पे ज्यादा होगी लेकिन स्टेबिलिटी स्टैगर्ड पे ज्यादा होगी। स्टैगर्ड की और भी फॉर्म बनती है, एंटी फॉर्म भी बनती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, याद रखना है सिर्फ। जैसे 60 डिग्री रोटेट कराया, CH3 यहाँ आ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला चेंज हो गया। इसको और रोटेट कराएंगे 60 डिग्री पे अगर, तो और चेंज हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री 120 डिग्री एक और बार 60 डिग्री पे करेंगे तो एंटी फॉर्म बन जाएगी। फिर क्या बन जाएगी? एंटी फॉर्म। ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा बुक में से, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन ये याद रखना ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियली स्टैगर्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, फुल्ली स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म। जो अभी मैंने एंटी फॉर्म बताई सबसे ज्यादा स्टेबल वो यही है। देखो स्टेबिलिटी ये याद रखना है बस आपको, इसमें से क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। आपको ये याद रख लेनी है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। बेसिकली इसमें यही है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इज डाइहेड्रल एंगल। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब देखो जैसे आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं चेयर कन्फर्मेशन, इसके बीच में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म होगा ब्यूटेन के लिए वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म इन ब्यूटेन इज 360 डिग्री। ये याद रखने वाली बातें हैं सिर्फ। अब कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दे आर एज फॉलोज: चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म और हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। ये सारी फॉर्म्स आपकी होती है। अब चेयर फॉर्म कैसी होती है? इस टाइप से, ठीक है। ये हमारी चेयर फॉर्म बन जाती है इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से हमारी चेयर फॉर्म बन गई, ठीक है। इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, साइक्लिक है। अब दूसरा, इसमें अगर हम इस तरह से बनाए इसको बोट फॉर्म में, तो इसमें हम जोड़ देते हैं, थोड़ा सा हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, बेसिकली इस टाइप से दो कार्बन वाले बनाए और यहाँ से एक और जोड़ दिया, यहाँ से एक और बार जोड़ दिया, सिंपल, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म होते हैं, स्टैगर्ड बॉन्ड होते हैं इसमें सारे के सारे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोट फॉर्म, ये बोट फॉर्म हमारी जो होती है ये हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसको आप पढ़ के जरूर जाना कि इसमें किस टाइप से हम करते हैं, साइक्लोहेक्सेन के लिए हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारी बॉन्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। ये एक तरीके से थोड़ा इक्लिप्स कन्फर्मेशन जैसा ही होता है वैसे तो, ये आपको देखने को मिल ही रहा होगा, इक्लिप्स जैसा ही है सारे, ठीक है। इसमें बॉन्ड भी सारे इक्लिप्स के हैं। इसमें जो हमारा कन्फर्मेशन होगा वो अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल कहाँ होता है? स्टैगर्ड वाले में, ठीक है। इसमें स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, ठीक है। आई थिंक इतना काफी है। लास्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने मेन टॉपिक्स कर लिए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन C4H10? कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एंटी। ऑप्शन ए एंटी, ठीक है। इसमें तो सोचना ही नहीं, एंटी कन्फर्मर बन रहा है अगर तो एंटी ही होगा। अभी हमने ब्यूटेन का ही देखा था ना, एंटी वाला। What type of conformational isomerism is observed in the case of propane? प्रोपेन में कौन सा होगा? ओनली स्टैगर्ड कन्फर्मर, ओनली इक्लिप्स कन्फर्मर या बोथ? ये दोनों होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम ब्यूटेन वाला ही आप लगा लीजिए, कन्फर्मेशन इसी टाइप से ही बनेगा, स्टैगर्ड भी बनेगा, इक्लिप्स भी बनेगा, तो बोथ। और वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, और अगर उसमें बोथ आ रहा है या ऑल अबव द अबव आ रहा है, तो उस क्वेश्चन की एग्जाम में सही होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, ये आप याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो एक होता है ना कि एक ट्रिक या तुक्का लगाने वाला, तो इस पे आप लगा सकते हैं ऑल ऑफ द अबव टाइप में, क्योंकि कई बार होता है एक से ज्यादा, अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा आंसर सही आ रहे हैं तो उसमें फिर नीचे लिख दिया जाता है बोथ या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो आई थिंक
आइसोमेरिज्म आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आइसोमेरिज्म समझ आ गया होगा और आप सभी इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। सो थैंक यू।